अपन यूनिट एंड डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। अपन ने जो यूनिट एंड डायमेंशन के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट्स हैं। ये 5th पार्ट है मेरा यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर अपन लोगों ने उसका थ्योरी ब्लॉक देखा था, और 4th पार्ट में भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे। और आज भी अपन कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जितने भी टाइप्स के और रिमेनिंग है या जो पहले करे थे उन्हीं की कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो IIT और जी में आए अपने पास या नेट में आए उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मीन्स वही डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, जिससे सब चीज कवर अप हो जाती है। तो लेट्स वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में वापिस से कुछ है वही न्यूमेरिकल्स, पर वही कन्वर्जेंस और सब कुछ, ड्राइव द फॉर्मूलास या उनके बीच में रिलेशंस, पर थोड़ा सा किस तरह से डिफरेंट हो जाता है वो देख रहे हैं कि इफ फोर्स इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर देन फाइंड a अपॉन b। मीन्स रेशो निकालना है। यहां पर अपन को बोल दिया जाता है क्वेश्चंस प्रॉपरली में कि f मीन्स फोर्स है, x मीन्स डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम है। तो अपन को ये रिलेशन निकालने थे। तो पहले भी जो अपन देख चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने कैसे करे थे, और मैंने कहा था कि इफ इट इज, यहाँ पर अगर फोर्स है तो जो ये वाली टर्म है दैट इज ऑल्सो फोर्स एंड दैट इज ऑल्सो फोर्स, क्योंकि सेम यूनिट की चीज ऐड होकर ही तो फोर्स डिनोट करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 रुपीज के अंदर 2 रुपीज जोड़ेंगे तो 5 रुपीज ही होंगे, माने दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो उसी पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो इट मींस a रूट एक्स इक्वल्स टू, अपने पास फोर्स आ गया, दैट इज ऑल्सो फोर्स, एंड bt स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स। तो इससे अगर अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो f अपॉन रूट एक्स मीन्स फोर्स की डायमेंशन क्या लर्न करी थी, m1 l1 t माइनस 2, और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी l, पर पावर कितनी हो जाएगी हाफ, और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी m1 हाफ t की पावर माइनस 2। इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो m1 l की पावर 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ एंड t की पावर माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ a। तो अपन ने a की डायमेंशन निकाल ली। अब इसी तरह से अपन b की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, f अपॉन टी स्क्वायर, f की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, एंड t स्क्वायर की कितनी हो जाएगी t स्क्वायर, तो अप लेकर जाऊंगा तो माइनस का, तो m1 l1 t माइनस 4। तो a की डायमेंशन निकल गई, b की डायमेंशन निकल गई। अब अपन से बोला क्या गया है कि इनका रेशो निकालना है। तो इट मीन्स अपन a अपॉन b करते हैं। मीन्स a की डायमेंशन क्या होगी अपने पास, m1 l हाफ t की पावर माइनस 2, एंड द डायमेंशन ऑफ b m1 l1 t माइनस 4। अब m1 से m1 तो कैंसिल्ड हो गए, इसको अगर अप लेकर जाता हूं तो हाफ माइनस 1, साइन चेंज होगा। इसको भी अप लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज होगा। इट मीन्स इसका जो रेशो आया हाफ में से जाएगा तो माइनस का हाफ, एंड t की पावर माइनस 2 में से प्लस 4 मीन्स प्लस 2, that is a by b, that is the answer। तो अपन ने लगाया केवल वही पैटर्न लगाया कि अगर ये फोर्स था तो that term is also force and that term is also force। तो इसकी हेल्प से अपन ने फोर्स, इसको भी फोर्स कंसीडर करते हुए अपन ने a निकाल लिया, और इसको भी फोर्स कंसीडर करते हुए हमने वैल्यू निकाल डाली, और इस तरह से a by b का रेशियो अपन लोगों ने फाइंड आउट कर डाला। ओके, नोट डाउन करें। अब इसी तरह का अपन एक और क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर कि कैसे सॉल्व आउट करेंगे अपन लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपन क्वेश्चन, इफ पावर p इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bt स्क्वायर, देन फाइंड a क्रॉस b। ये अपन को फाइंड आउट करना था। तो अपन इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये तो अपन को पावर दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखा है t टाइम, और अपन को a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो अगर ये पावर है तो ये पूरी टर्म भी क्या रहेगी, पावर ही रहेगी, ये पूरी टर्म भी अपने पास। तो इसका मतलब डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज है। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मींस डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ए भी क्या रहा होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मींस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा होगा। तो ए अपन कैसे निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो L2
दैट इज मीन्स ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b और t स्क्वायर तो मल्टीप्लाइड है और मल्टीप्लाइड में तो अलग अलग टर्म्स हो सकती है ना, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं था, तो अपन ने वही पैटर्न लगाया कि ये पूरा प्रेशर है तो ये पूरा पावर है, तो ये भी पावर ही है, तो इसमें ये पूरी चीज भी करेगी पावर। इट मीन्स मैंने पावर के इक्वल टू कर दिया a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी स्क्वायर। अब अपन ने a माइनस एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका मतलब इस पूरे का डिफरेंस भी क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मीन्स L2 b अपनी जगह रख दिया, t की डायमेंशन कितनी हो जाएगी T2, और पावर की डायमेंशन क्या हो जाती है अपने पास, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसमें m1 L2 t माइनस 3 दैट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब अगर मेरे को b की पावर निकालनी है तो b निकालना है, तो b को उधर ले जाऊं तो L2, इसको अप ले जाऊं तो t माइनस 2, और ये पूरी टर्म नीचे आ गई तो m1 L2 t माइनस 3। सो डायमेंशन कितनी अपने पास, b की डायमेंशन कितनी आ गई यहाँ पर, m1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, L2 से L2 कैंसिल, ये ऊपर गया तो माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई b की। अब अपन को a क्रॉस b तो फाइंड आउट करना था, तो a क्रॉस b मींस a की डायमेंशन कितनी है L2 एंड b की डायमेंशन कितनी निकाली अपन ने m माइनस 1 T1, सो डायमेंशन बिकम m माइनस 1 L2 T1, दैट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। तो अपन ने इसमें करा कैसे, पहले डिस्टेंस का स्क्वायर a के बराबर होता, तो अपन ने a को x स्क्वायर कंसीडर करा और इसकी डायमेंशन भी l स्क्वायर ही हो गई। फिर जब अपन को नीचे का सॉल्व करना था तो इस पूरे को ही अपन को पावर कंसीडर करना पड़ा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या रहता l स्क्वायर, तो अपने l स्क्वायर रख दिया, टाइम की जगह ये वैल्यू रख डाली अपन ने डायमेंशन की, और इस तरह से अपन ने b को सॉल्व कर दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर डाला इसको। समझ गए बेटा, नोट डाउन करो इसको। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन क्वेश्चन को कि कई बार अपन से डायमेंशंस 12 से रिलेटेड कैसे पूछ ली जाती है, वो देख रहे हैं अपन। फाइंड RC रिलेटेड टू और अपन को कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे एक ऑप्शन दिया गया टाइम, बी दिया गया अपने पास M0 L0 T0, सी दिया गया अपन को Q, और डी दे दिया गया अपन को L1 T-1, वेयर R इज रेजिस्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस, जो 12 का पार्ट है। तो ये दोनों के अपन को देखना था कि क्या ये टाइम के बराबर है, या फिर ये डायमेंशन लेस है, या चार्ज के बराबर है, या फिर ये L1 T-1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, 12 की जो वैल्यूज होती है उनको ज्यादातर अपन सॉल्व आउट करके सिंपली सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को लिख सकते थे मींस RC है, तो R को लिख सकते थे V/I, और वैसे ही अपन जो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअली Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू जाता है Q/V। इट मींस अपन ने ये वैल्यू C की वैल्यू यहाँ पर रख दी होती Q/V। मैंने सिंप्लीफाई करें, जब अपन 11th के जब यूनिट एंड डायमेंशंस करते हैं तो उसके अंदर तो अपन वैल्यूज रखते हैं, पर जब अपन को 12th क्लास में जाता है जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो ज्यादातर जो उनका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मुलेस हैं उनको पुटिंग करने से ज्यादा इजी रहता है। मींस यहाँ से Q जो V था, V से V क्या हो गया कैंसिल्ड, यहाँ पर आ गया Q/I। अब वैसे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर अपन ने I 10th में देखा है Q/T होता है, 12th में तो है ही सही करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, तो अगर मैं आज यहाँ पर Q/I करता हूं तो ये एक्चुअल में T तो हो गया। इट मींस जो ये RC था वो किससे रिलेटेड हो गया, टाइम से। इट मींस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, T हो गया अपने पास ऑप्शन करेक्ट। तो ये क्वेश्चन 12th बेस्ड क्वेश्चन था कि अपन कैसे इसको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। रिमेंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग, जो अपन फंडामेंटल से रिलेशन करा था कि फंडामेंटल अगर चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उन पर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इफ G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, इफ
G means acceleration due to gravity, pressure P and density rho is considered as a fundamental. Then the dimension of force, dimension of length will be मीन्स वैसे अपन मास लेंथ टाइम वो जो 7 तरह के फंडामेंटल्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, पर सपोज करो अपन ने अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, प्रेशर को और डेंसिटी को अगर अपन ने फंडामेंटल कंसीडर कर दिया होता तो उस समय अपन लेंथ की डायमेंशन क्या प्रोनाउंसिएशन में ला रहे होते। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इसके पहले पार्ट में भी समझाया, वापिस से अपन उसी पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं। इट मीन्स लेंथ को किसके प्रोपोर्शन कर देते अपन, एक जी के, एक पी के और एक रॉ के, इन सबके अपन इक्वल कर देते और फिर अपन इनके अंदर वैल्यूज रख के सॉल्व आउट कर लेते। तो इट मींस अपन ने रखना चालू करी वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, लेंथ की तो L1, जी की वैल्यू कितनी होगी L1 T-2, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इट मींस M1 L-1 T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो उससे सॉल्व किया अपन ने इसको, और डेंसिटी की क्या हो जाती है अपने पास M1 L-3, क्योंकि डेंसिटी यूनिट क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना आ गया -3, और इनके ऊपर अपन ने पावर लगा दी होती A B C, ये पावर्स लगा दी होती, तो इट मींस इसके ऊपर A B और C ये आ जाती है अपने पास इनके ऊपर पावर्स। अब आपको बताया था कि इनकी पावर्स को अंदर अपन मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो अपन फटाफट इनको मल्टीप्लाइड कर दें। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूं तो L के ऊपर A, T के ऊपर -2, और बोले तो इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो लेंथ जितनी भी जगह आ रही थी उनको सबको एक साथ ले लेते हैं। तो L की पावर 1, L की पावर -B एंड L की पावर -3C, ये वैल्यू आ गई। वैसे अगर अपन नेक्स्ट मास को देखें तो मास की डायमेंशन कितनी आ रही है, एक B आ रहा है और एक C आ रहा है, मींस B प्लस C। और टाइम की डायमेंशन देखें तो -2A, -2B और -3C, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज चेंज कर दी जाती है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले भी कर चुके हैं अपन इसे पहले वाले सेशन में भी। इफ C मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड pressure P is considered as a fundamental, then dimension of length will be, अपन से डायमेंशन पूछी गई, अगर इनको फंडामेंटल मान लिया हो अपन ने तो अपन क्या चीज लेते हैं इसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही पैटर्न जो अपन ने पहले यूज करा था कि लेंथ इज प्रोपोर्शन टू C, G एंड P एंड ऑल्सो अप्लाइड द पावर्स। नाउ वी बोथ साइड अप्लाइड द डायमेंशन। अब अपन दोनों तरफ डायमेंशन लगाते हैं। लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाती है L1, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो लाइट ही, तो लाइट माने वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L1 T-1 पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन L1 T-2 और पावर B हो जाती है अपने पास। P की बात करें तो जो P है दैट इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मींस डायमेंशन क्या हो जाती है M1 L-1 T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अपन इनकी वैल्यूज रख दी होती, फिर अपन ने इनको सबको इन पावर्स को मल्टीप्लाई करा होता, और जो पावर्स है मैंने इन सबकी पावर्स को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अंदर, और मास है तो मास के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी अपने पास, m की पावर c, जस्ट c। लेंथ की बात करें यहाँ पर तो लेंथ के ऊपर एक पावर a आती प्लस इसकी वजह से b आती और इसकी वजह से माइनस की c पावर आ जाती है अपने पास। फिर अपने पास टाइम है, टाइम को देखें तो t की पावर यहाँ पर कितना आ जाता है, माइनस का a, माइनस का 2b एंड माइनस का 2c। Now both side applies compares the powers L1 T0 और अपन पावर्स को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, किसकी कंपैरिजन करेंगे अपन, मास, लेंथ एंड टाइम की पावर को कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं मास का कंपैरिजन करता हूं तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, C इक्वल्स टू 0। नाउ वी कंपेयर द लेंथ, लेंथ की कंपेयरिंग करते हैं अपन लोग, तो पावर क्या निकलेगी अपनी लेंथ की पावर, a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 1, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इक्वेशन सिर्फ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 रह जाती है हमारे पास। अब इसी तरह से मैं किसका कंपैरिजन करता हूँ, टाइम का कंपैरिजन करते हैं, तो अपनी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, माइनस का a माइनस का 2b माइनस का 2c इक्वल्स टू 0, क्योंकि उधर सिर्फ लेंथ है तो इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो इक्वेशन माइनस का a माइनस का 2b इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड। जो भी 10 के मेथड देखें तो a से a क्या हो जाता है, कैंसिल, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाता है अपने पास, माइनस का b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती, -1 इस वैल्यू के अंदर, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करता हूँ दे आर कटिंग, और b में से -2 भी जाता तो माइनस का b और इधर ये 1 आ जाता है, मींस b इक्वल्स टू कितना आ जाता, -1। अब -1 की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2। इट मीन्स हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, c, a और b, ये सब वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर दी। अगर ये वैल्यूज अपन यहाँ पर पुटिंग करते तो अपने पास रिलेशन आ जाता कि लेंथ को वो लोग प्रोनाउंसिएशन में क्या कहते हैं, तो c की पावर कितनी आ गई, 0, g की पावर कितनी आ गई अपने पास, g मीन्स b के ऊपर पावर कितनी आ गई, -1, और प्रेशर के ऊपर कितनी आ गई अपने पास, डायमेंशन c के ऊपर a इक्वल्स टू तो कितना आ गया अपने पास, a इक्वल्स टू तो आया 2, b इक्वल्स टू आया -1 एंड p इक्वल्स टू आया 0। इट मीन्स ये बात पता लगी कि जो लेंथ है अगर ऐसा लेते तो उस समय वो किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पर, दिस यूनिट इज बिकम p की पावर 0, तो दैट इज आवर आंसर। ये आंसर हो जाता अपने पास। अब पहले इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन कि जब भी इस तरह का कोई फंडामेंटल्स दिए जाते हैं तो अपन दोनों तरफ पहले डायमेंशंस पुटिंग करते हैं, फिर डायमेंशन पुटिंग को जितना सॉल्व कर सकते हैं पावर्स को उतना सॉल्व करते हैं, फिर अपन पावर्स को ऐड करके और पावर्स का कंपैरिजन करके अपन इक्वेशंस निकालते हैं, और फिर उसके बाद अपन ने सॉल्व करके ये ए बी सी जो अननोन वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट डाउन करो, सिस्टम को कर दो बेटा नोट डाउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज ज्यादा हो सकती हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही कर रहे हैं अपन लोग। तो एक बार फंडामेंटल ना होकर कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि जैसे अगर अपन कहीं फॉग में हो, माने कोहरा लग रहा हो और अपन को कोई सिग्नल देखना हो तो वो सिग्नल कितनी दूर तक कितनी डिस्टेंस से देख पाएंगे, वो किस किस पर डिपेंड करती है, तो वो एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, साथ ही डिपेंड करती है उस फॉग की डेंसिटी कितनी थी, और जो लाइट आ रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, मतलब किस फ्रिक्वेंसी की वो लाइट थी, तो उसी बेस पर अपन वो कंपेरिजन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ the distance d up to which we can able to see any signal if the distance d up to which we can able to see any signal is depends on intensity of light जो सिग्नल से आ रही है, that is denoted by I, frequency of light
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसको अपन एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ फॉग, देन फाइंड द रिलेशन, तो अपन को ये रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता। तो बिल्कुल रिलेशन निकालने वाले अपन ने थ्योरी में भी देखे, न्यूमेरिकल्स भी करे, वापिस वैसे ही क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। मींस अपन ने जो डिस्टेंस थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और एक डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ फॉग के केस में डेंसिटी कितनी थी रॉ, तो अपन ने रॉ लगा दिया मींस, और इसके पावर ए बी और सी पुटिंग कर दी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले अगर अपन डेंसिटी की बात करें तो सॉरी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर केवल कितना आ जाता L1। अब बात करें अपन इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताता है, जिसको एक बार मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, पावर को और ब्रेक करूं तो वर्क अपॉन टी इंटू एरिया। अगर इनकी डायमेंशन रखता हूं तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, m1 L2 t-2 टाइम के लिए t और एरिया का L2, तो L2 से L2 कैंसिल हो जाता, पावर की डायमेंशन कितनी आती m1 t-3। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर डायमेंशन क्या रख देता, m1 t-3 की पावर a, ये पुटिंग कर देते। फ्रीक्वेंसी तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, इट मींस t-1 b रख देते अपन, और साथ में अपन ने c की वैल्यू रख दी होती है। इस फॉर्मूले से मैंने ये इंटेंसिटी को ड्राइव कर दिया। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, इट मींस कितनी हो जाती है m1 L-3 की पावर c हो जाती है अपने पास। वापिस अगेन वही पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये a को c से b से और c से मल्टीप्लाई करते तो मास 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करते तो ये n की पावर a और इधर मल्टीप्लाई करने से प्लस c आ जाता। एक लेंथ आ रही है l की पावर -3c, टाइम का करते तो t की पावर -3a और माइनस का b, ये अपने टाइम की वैल्यू से जाती। अब दोनों तरफ हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो अपन जब कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग द पावर, तो जब अपन ने पावर को कंपेयर करा होता तो यहाँ पर तो हमारे को a प्लस सी दिख रही है, पर इधर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर m क्या रहा होगा 0, तो इसका मीन्स a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 0। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। नेक्स्ट लेंथ का कंपैरिजन करूं तो लेंथ इधर भी दिख रही है, मीन्स माइनस का 3c इक्वल टू 1, माइनस का 3c और इधर 1 दिख रही है अपने पास इक्वेशन। इट मीन्स हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस का 1/3, और इस वैल्यू को अपन देखते हैं, थोड़ी देर बाद रखेंगे। फिर अपन ने टाइम का कंपैरिजन करा तो इधर तो टाइम दिख ही नहीं रहा, जब टाइम नहीं दिख रहा इसमें यहाँ पर t0 रहा होगा, तो इसका मतलब है इस जगह पर थर्ड इक्वेशन आ जाती माइनस का 3a माइनस का b इक्वल्स टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। अब c की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली है, मैंने यहाँ से निकल गई है अपने पास जब सेकंड सॉल्व किया था कंपैरिजन। इस c की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूँ, इस जगह माइनस आप रखता हूँ, तो उधर जाने पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, प्लस आप 1/3, ये वैल्यू होगी अपने पास a की वैल्यू। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी होती तो इस जगह पर मैंने वैल्यू रख दी होती, तो माइनस का 3a वैल्यू 1/3 माइनस का b इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट होते हैं तो माइनस का 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 मीन्स b इक्वल्स टू कितना आया था -1। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकल गई, और जब इन वैल्यूज को अपन लोगों ने इसमें पुटिंग करा होता तो इसका मतलब था जो डिस्टेंस है जहाँ हम देख सकते हो कितनी हो जाती, इंटेंसिटी पर कितना आया था 1/3, फ्रीक्वेंसी b की वैल्यू कितनी हो गई थी -1, फ्रीक्वेंसी -1, और डेंसिटी पर कितना आ जाता माइनस का 1/3। तो ये रिलेशन होता डिस्टेंस का, जहां तक हम देख सकते हैं वो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है, वो कुछ इस तरह का रिलेशन ड्राइव हो जाता अपने पास। नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक, नेक्स्ट देख ले बेटा अपना, जिसके अंदर अपन 12th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं, और एक कुछ चीज भी समझ रहे हैं कि क्या होगा। अपन से बोला गया कि इफ
x equals to 3yz square, where x equals to capacitance, z equals to magnetic field, then find dimension of y in n k s q, ये लिख दिया गया इस बार। अब हुआ क्या कि अपन नॉर्मल एम के सिस्टम में ही निकालते, तो इसमें यहाँ पर क्यू लिखने का मतलब था कि आपको चार्ज की फॉर्म में देखनी, पर चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल, पर कंसीडर करना होगा क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो सब क्यू की फॉर्म में दे रखे थे। तो जरा अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन कहीं ना कहीं अपन कैपेसिटेंस का मैंने x जो दे रखा है दैट इज कॉल्ड c, मीन सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं q इज इक्वल टू पढ़ रखा है cv, मीन्स अगर c निकालना होता तो q बाई v आता। इस पर मैं q को ब्रेक नहीं कर सकता, वैसे करना नॉर्मली करना होता m के से लिखा होता तब तो मेरे को यहाँ पर at लिखना होता, जो समझा चुका हूँ पहले कि चार्ज की जगह at लिखना होता है क्योंकि चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। पर क्योंकि यहाँ पर Q की फॉर्म में दे रखा है इसलिए अपन को Q रखना होता, पर V को तो ब्रेक करना होता ना। तो अपन ने देखा है कि V बराबर क्या होता है W बाई क्यू। इट मीन्स Q स्क्वायर ऊपर चला जाता और W नीचे आ जाता, मीन्स W मीन्स वर्क अपॉन चार्ज। तो Q स्क्वायर और वर्क की डायमेंशन कितनी होती है m1 l2 t माइनस 2। तो अगर मैं इसको अप ले जाता तो डायमेंशन m माइनस 1 l माइनस 2 t2 और Q स्क्वायर ये हो जाती। कैपिटल क्यू दे रखा है तो कैपिटल क्यू कर दिया। इसमें हमने x की डायमेंशन निकाल दी कि डायमेंशन क्या होती m माइनस 1 l माइनस 2 t2 एंड q स्क्वायर। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई x की। ऐसी हमको और किसकी जरूरत पड़ती, z की भी ड्राइव करने की जरूरत पड़ती। अब z क्योंकि बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बोली गई, इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है ड्राइव करने के लिए, वो अपन जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो अपन फोर्स के थ्रू ले सकते हैं। F इज इक्वल टू, या तो बिल ले लें तो मैं बिल ले लेता हूँ कि अपन ने एक फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, उससे अपन b की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी होती तो F अपॉन I और L आ जाता। पर क्वेश्चन में क्योंकि I नहीं लेना है, पर करंट का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं कि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q बाई टी। अब इसको अगर मैं और अरेंज करता तो ये F T और Q बाई L ये रह जाती वैल्यूज। अब मैं सबकी डायमेंशंस रख दूँ, मीन्स फोर्स की डायमेंशन कितनी रहती है m1 l1 t माइनस 2, टाइम की कितनी होती है t1। चार्ज को मैं ब्रेक नहीं कर सकता और लेकर आए अपन करंट होते हुए भी, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया होता लेंथ। इट मीन्स इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है मेरे पास m1, l से l कैंसिल हो जाते, t की पावर माइनस 1 एंड q ऊपर जाता तो q माइनस 1। इट मीन्स हम लोगों ने z की डायमेंशन भी निकाल दी जो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर थी, और उसकी डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास जो अपन ने इधर नोट कर रखी है m1 t माइनस 1 q माइनस 1, ये वैल्यूज हो गई। तो अपन ने इस तरह से इन दोनों की पहले वैल्यू सॉल्व करी अपन ने रफ में करते। इस तरह से अपन लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, और उसके बाद अपन अपने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन पर आ जाते। अपन से बोला क्या गया है कि अपन को डायमेंशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, मीन्स x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर दे रखा है, इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। अपन को y निकालना था, इसका मतलब है मेरे को अगर y निकालना है तो x अपॉन z स्क्वायर हो जाता है। सिस्टम को अपन नीचे ले आते। अब x की डायमेंशन यहाँ पर रख दूँ तो x की डायमेंशन कितनी थी m माइनस 1 l माइनस 2 t2 q स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं z स्क्वायर की डायमेंशन z की वैल्यू रख के स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, तो m के ऊपर कितना आ जाएगा 2, t के ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 2, और q की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 2। ये पावर्स इनकी हो जाती y इक्वल्स टू जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर उसको मैं अप लेकर जाता हूँ तो इसका मतलब है n की पावर हो जाएगी माइनस के 3 l2, और t की पावर कितनी हो जाएगी 4, और q की पावर भी कितनी हो जाएगी 4। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें अपन को MKSQ लिख दिया गया था। Q फॉर चार्ज होता है जो सिंबलिक 12th के बच्चे उसके बाद जानते हैं।
तो ये इस तरीके की टर्म आती है तो आपको उस तरह से ही आंसर देना होता है, नहीं तो ऑप्शन से पता लग जाता है कि आंसर किस तरह से अरेंज करना है हमको। रिमेंबर, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था, नोट डाउन करो बेटा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें अपन कुछ बातों को समझ रहे हैं कि अपन किस तरह की टर्म्स को यूज करना है अपन को। तो अपन को दिया गया इफ n इक्वल्स टू d n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, कुछ इस तरह की टर्म दी गई अपन को, और कुछ प्रोनाउंसिएशन दिए गए कि इस n का मतलब क्या है, n2 n1 का मतलब क्या है, और s2 s1 का मतलब क्या है। तो अपन को कुछ इस तरह से बोला गया कि हियर where n equals to number of particles crossing per unit area per second, and n1, n2 को प्रोनाउंसिएशन में लिया गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit volume, and x1, x2, are positions। तो ये अपन को कुछ वैल्यूज दी गई या डिस्टेंस बोल दें वो दी गई, और अपन से बोला गया कि फाइंड d, डायमेंशन ऑफ d, माने डायमेंशन ऑफ डी निकालनी है कि अपन डायमेंशन की चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले अपन सबकी यूनिट्स निकाल लें। तो अगर मैं n की बात करता हूँ तो n दे रखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई यूनिट नहीं होती 1 2 3 4 5 6, पर यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज कर दिए गए, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो हमको पता है कि अगर पर एरिया पर सेकेंड बोला जाता है, इसमें वो अपॉन में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर इसकी डायमेंशन वो कहीं ना कहीं वो लिखनी होती तो एरिया भी नीचे है और टाइम भी नीचे लेना होता है। इसमें को जो इसकी पावर लेनी होती वो तो हो जाता एल स्क्वायर और टी का टी, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती L2 L माइनस टू टी माइनस 1, ये डायमेंशन हो जाती n की, क्योंकि अपन को इस तरह से बोला गया था पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो उसको अपन अपॉन में लिखकर करते हैं। तो ये बात समझानी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। वैसे अगर बात करें n2 और n1 की, तो n2 और या n1 बोलूं तो उनका जो डिफरेंस होगा उसकी डायमेंशन भी वही रहने वाली है जो डायमेंशन n1 और n2 की रहती, दोनों की डायमेंशन। तो इसके लिए क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर है, ऊपर वॉल्यूम नीचे है, और अगर वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम के लिए कितना होता है L3, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है हमारे पास -3, दैट इज द डायमेंशन फॉर n। और x1 और x2 क्या है, पोजीशंस। अब पोजीशन से मींस लेंथ है, किसी पोजीशन किसी डिस्टेंस है, कहीं से मेजर करी गई डिस्टेंस किसी ओरिजिन से, तो इसमें x1, x2 या मैं बोलूं x2 माइनस x1 के लिए डायमेंशन करी जाती है, सिर्फ लेंथ रह जाती है हमारे पास। तो इस तरह से तीनों की डायमेंशन सॉल्व हो गई अपने पास। अब निकालना था d, तो डेट्स गो इन दैट साइड एंड डेट्स गो इन लोअर डिनोमिनेटर। तो अगर अपन को d फाइंड आउट करना होता तो कुछ इस तरह से लिखना होता अपन को, और अपॉन में n2 माइनस n1। अब n की डायमेंशन कितनी है अपने पास L2 t माइनस 1, और x2 माइनस x1 की कितनी है L1, और n2 माइनस n1 की कितनी है अपने पास अपॉन में L माइनस 3। बस जैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं अपना आंसर आ जाता। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो इसकी ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ये है अपने पास, ऊपर सॉल्व करता हूँ तो अपने पास कितना आता है -1 t माइनस 1, और नीचे देखें तो अपने कितना आ रहा है L माइनस 3। इसको अपन और सॉल्व करते तो यहाँ पर आ जाता L2 t माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ d जो अपन को दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वैसे जिस फॉर्मूले के अंदर था। तो आप समझ गए होंगे, नोट डाउन करो बेटा इसको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जिसके अंदर अपन कुछ बातें समझ पाएंगे बेटा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर अपन कुछ वैल्यूज ड्राइव कर रहे हैं, किस तरीके डायमेंशन आएगी कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू EL स्क्वायर अपॉन m की पावर और m की पावर 5 और g की पावर 2, और अपन को कुछ वैल्यूज दी गई यहाँ पर, वेर बोला गया कि जो E है इज एनर्जी, E क्या है एनर्जी, L को बोला गया, इसलिए जब भी कोई सिंबल हो तो उसको रीड आउट कर लें, ऐसा ना हो कोई स्टैंडर्ड सिंबल हो, जैसे यहाँ पर L की जगह एंगुलर मोमेंटम था, M की जगह मास ही था, M इज मास एंड G इज स्टैंडर्ड जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है या यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ P की डायमेंशन फाइंड आउट करने को बोला गया अपन से। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, तो कुछ की जो टिपिकल डायमेंशंस हैं उनको अपन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी निकालनी है अपन को। तो अपन ने एंगुलर मोमेंटम की तो फाइंड आउट करी हुई थी, तो L को बोलूं तो अपन क्या बोलते हैं mvr, मींस m की जगह क्या रख देता m1, वेलोसिटी की जगह L1t-1 रख देते अपन, और रेडियस mvr होता है ना, तो ये L हो जाता, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती m1 L2, क्योंकि ये भी 1 है, क्योंकि रेडियस लेंथ भी तो होती है, तो L2t-1, एक डायमेंशन अपन ने ये निकाल ली। वैसे उनको पता था कि अपन रिमेंबर हरदम थोड़ी रखते, हाथों हाथ निकाल लेते हैं, अगर आदमी को जी की निकालनी होती तो उन्हें फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इट मीन्स अगर मेरे को जी की डायमेंशन निकालनी होती तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, इनकी डायमेंशन रख देते, m1 L1 t-2, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती L2, और इनकी डायमेंशन कितनी हो जाती, इनकी भी m2 mm फंडामेंटल पहले चेक भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन कितनी आती m-3, अब जाके सॉरी यहाँ पर ऊपर अगर ये जाता तो इसकी पावर कितनी हो जाती m2 मीन्स m-1 हो जाता, L3 हो जाता, और t-2 ये अपने पास g की डायमेंशन हो जाती। बाकी सब नॉर्मल है, तो अपन हाथों हाथ निकाल सकते हैं कि कैसे करते, बस अपन सब वैल्यूज रख रहे हैं और आंसर आ जाएगा। तो इसमें P था, E4 एनर्जी थी, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है m1 L2 t-2, L का मतलब यहाँ पर क्या था एंगुलर मोमेंटम, जिसकी डायमेंशन हमने क्या निकाली m1 L2 t-1, पावर कितनी थी 2, अपॉन में मास की रखी, तो मास की मास होता है m की पावर 5 ही रख देता हूँ डायरेक्टली, तो m की पावर 5, और नीचे जब मैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट की रखता तो n की पावर 1 -1 3 t-2 की पावर 2 आ जाती। बस इन्हीं को अपन को सॉल्व करना था, तो अगर अपन अब सॉल्व करते तो m1 L2 t-2, और इसको मल्टीप्लाई करता तो n की पावर 2 L की पावर 4 t की पावर -2, ये ऊपर। अब डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर n की पावर 5, इधर अपने ब्रैकेट में कितना आता n की पावर -2 L की पावर 6, 3 2 6, और t की पावर कितनी आ जाती -4। अब अप एंड डाउन में सॉल्व करने, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा m3 L6 एंड t की पावर -4। नीचे अपन सॉल्व करें तो इस मास को मास करता हूँ तो ये m3 हो गया, L6 हो गया, और t की पावर -4 हो गया, मीन्स m भी 0, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट। इट मीन्स ये जो भी क्वांटिटी थी वो डायमेंशन लेस थी। तो ये क्वेश्चन अपना इस पर बेस्ड था, नोट डाउन करो बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा अपन।
इसके अंदर अगर अपन देखें जो भी अब जितने क्वेश्चंस थे वैसे उस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और अब कुछ दो चार चीजें जो 12th में काम में रहती है वैसे कुछ खास मैंने जो भी बच्चे रिमेम्बर रख लेते हैं पर कहीं ना कहीं याद रहनी चाहिए उनको वो। तो अपन एक देख रहे हैं कि कई बार अपन से इस कभी ना कभी ये ब्लॉक में क्वेश्चन आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसमें इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कितनी परमिशन देता है, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इनको ड्राइव करना अपन चालू करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका मतलब है एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम होता है इस फॉर्मूले की टर्म का मतलब, जो कहीं ना कहीं कई बार जरूरत भी पड़ जाती है। तो इसका मतलब अगर इस पूरे टर्म की डायमेंशन पूछी जाती तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है m1 L2 T-2, और वॉल्यूम की कितनी होती है L3। इट मीन इसको सॉल्व करते हैं तो m1 L-1 T-2 इसकी डायमेंशन हो जाती है। रिमेंबर, वैसे एक और फॉर्मूला है जिसमें वैल्यूज भी रख दूंगा, c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका रिलेशन कुछ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से होता है, जिसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, मींस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये दैट इज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो अगर ये फॉर्मूला रिमेंबर रहे तो क्या होता है कि कभी कभार अपन को जब जरूरत पड़ती है तो हम इजीली कोई फॉर्मूला ड्राइव कर पाते हैं। कभी डायमेंशंस रखने में अपन को जरूरत पड़ती है, म्यू नॉट की जरूरत पड़ी तो दैट इज इजी कि इसको ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे निकालना है अपन को सॉल्व करते समय। तो ये कुछ 12th के टॉपिक्स हैं पर कहीं ना कहीं अपन को याद रहे तो अपने लिए ईजी हो जाता है उस वर्क को सॉल्व करना। और कभी कभार कुछ पूछ ली गई, केवल इसकी डायरेक्ट डायमेंशन पूछ ली गई है, अब अगर इनको सॉल्व करना चालू करें तो बहुत लेंथी होगा जैसे हम देख रहे हैं। पर अगर अपन को कहीं ना कहीं, जिसमें म्यू नॉट तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेयर टू एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब था एप्सिलॉन नॉट अगर हमारे को फाइंड आउट करना, एप्सिलॉन नॉट थोड़ा इजी जिसको सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग, तो इसकी हेल्प से अपन म्यू नॉट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ये टर्म उठाई मैंने कि कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। वैसे ही एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट जो 12th में लेट काम आता है, इसको रिमेंबर रखने के लिए कई बार हमारे को कुछ अलग तरह के फॉर्मूले से याद रखते हैं। उससे अच्छा है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको बहुत बार यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो याद ही रखने। तो क्योंकि एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट याद रखना, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, पर वो रिमेंबर नहीं रह पाता, इसलिए आप ये फॉर्मूला याद रख लेना जो आप एनर्जी के लिए पढ़ रहे थे, 3/2 kT मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे थे आप लोग। तो इस एनर्जी के फॉर्मूले को अगर आप रिमेंबर रख लें तो के इजीली फाइंड आउट हो जाए। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो कांस्टेंट है, के की डायमेंशन निकालनी है तो u/t तो डायमेंशन आ गई, t यहाँ पर टेम्परेचर है, t यहाँ पर टेम्परेचर है, तो हमारे लिए इजी हो जाता। और u का मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी। तो इसका मतलब था कि अपन एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 रख देते और टाइम की जगह मींस नॉट अ टाइम दैट इज द टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड k। तो डायमेंशन क्या हो जाती m1 L2 T-2 K-1 दैट इज द डायमेंशन। तो ये डायमेंशन हो जाती बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। और ये तो जस्ट ऐसे ही नोट डाउन कराया कि ये फॉर्मूला कभी कभार आ जाता है तो आपको डायरेक्ट याद रहे कि ये एनर्जी पर वॉल्यूम का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो ये रिलेशन है तो कहीं ना कहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद रहे। अब एप्सिलॉन नॉट को कैसे ड्राइव करते हैं अपन लोग, तो उसको अपन अभी देख रहे हैं कि उसको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो ये डायरेक्ट 11th में काम नहीं आती, ये कुछ 12th की चीजें बताई थी कि 12th के लिए, ये 12th के पास आउट है उनके बाद रिमेंबर रहनी चाहिए, उनके लिए था इंपॉर्टेंट ये। अपन हम नेक्स्ट में बोला एप्सिलॉन में परमिटिविटी कैसे निकाली जाती है, तो परमिटिविटी के लिए एक कूलॉम्स लॉ है उसका यूज करते हैं, 4πε0 Q1 Q2/r², जिसमें ये परमिटिविटी ऑफ एयर होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कितनी परमिशन देता है अपने में से पास आउट होने के लिए। तो अगर मेरे को आज एप्सिलॉन नॉट को फाइंड आउट करना हो तो 4π तो कांस्टेंट है, इट मींस मैं इसको अप ले जाऊं इसको नीचे ले आऊं, मींस Q1 Q2/4 × r²। अब दैट इज कॉल्ड चार्ज, और चार्ज के लिए क्या बता रखा है, IT तो होता है, चार्ज इक्वल्स टू मींस करंट इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाती है
आई टी। तो इसका मतलब अपन आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, फंडामेंटल जो सिंबल है, फंडामेंटल्स के जो सिंबल है करंट के, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मैंने ए टी रख दिया होता और यहाँ पर भी ए टी रख दिया होता, क्योंकि डायमेंशन दो चार्जेस अलग अलग हैं। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, m1 l1 t-2, और डिस्टेंस की क्या होती है, l1 का स्क्वायर, l1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाता। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये m ऊपर जाएगा, मीन्स m-1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये L1 है, ये L2 मीन्स L3, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L-3। अगर यहाँ पर देखें तो T-2 है, ऊपर भी T2 है, नीचे का प्लस हो जाएगा, मीन्स T⁴ और a स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एप्सिलॉन नॉट 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायमेंशन निकालनी होती और अपन को म्यू नॉट की जरूरत थी, तो सबसे इजी पैटर्न ये रहता कि अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेते, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते, म्यू नॉट निकालने के लिए परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करते म्यू नॉट निकालना होता तो 1/एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज रख के अपन ने सॉल्व कर दिया होता। मीन्स इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाता, L1 T-2 का होल स्क्वायर, सॉरी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और अपन ने भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या देखी, उसको अपन ने यहाँ पर रख दिया होता, मीन्स m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर, ये वैल्यू अपन ने रख दी होती। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते तो m+1 हो जाता, इसको ऊपर L3 है, L- का 2 रह जाता, इस प्लस का 2 हो जाता। t की बात कर तो यहाँ पर L- है और ये 2 है, तो अगर 2 में जाते -1 तो -1 होता, तो ऊपर जाकर क्या हो जाता, +2 हो जाता। यहाँ पर टाइम को देखें तो t स्क्वायर, और इसमें जाता तो T⁴ 2 बचता, 2 ऊपर जाता तो T-2 हो जाता अपने पास, और a स्क्वायर है, ऊपर जाकर -2 हो जाता, दैट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट हो जाती है। इट मीन्स दैट इज सफिशिएंट क्वेश्चन फॉर यूनिट एंड डायमेंशंस कि इनको सॉल्व कर लिया जाए तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जो भी पैटर्न्स थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को माने यूनिट एंड डायमेंशन से टॉपिक से रिलेटेड, तो ये मेरे नंबर है 9352644365। तो आप भेज सकते हैं मेरे को, व्हाट्सअप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, या फिर आप मेरे से कॉलिंग के थ्रू भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक या उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक बेटा, गुड बाय बेटा।